These are the table of content which is introduction, Dalton's postulates, electrons, protons. इनसे ये चीज हम समझेंगे इस चैप्टर में. थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन, न्यूक्लियर मॉडल, बोर्स मॉडल, schematic of atomic structures and first 18 elements. Introduction. An Indian philosopher Maharshi Kannad postulated that matter is made of tiny particles known as परमाणु. एक कन्नड़ नाम के इंडियन फिलोसोफर ने, महर्षि कन्नड़ जो थे, उन्होंने कहा कि टाइनी पार्टिकल्स का बनता है मैटर और उसे परमाणु कहते हैं. देन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने कहा मैटर को तो हम टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर उसके जो हमें मिलेगा टाइनी पार्टिकल में डिवाइड करने पर एटम, उसको डिवाइड नहीं कर सकते. पार्टिकल्स को जो मिलते हैं हमें एटम, वो डिवाइड नहीं होते. और इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम? वी कॉल द इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स. जिस चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? एटम्स. एटम्स. ये कहा था डेमोक्रिटस और लूसिफस ने. अब नेक्स्ट आएगा आपका डाल्टन के पोस्टुलेट. डाल्टन ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए मैटर के बारे में? All matter is made up of very tiny particles called atom. Indivisible particles. Matter of different elements have different masses and chemical. तो एटम्स अलग अलग एलिमेंट के अलग होंगे, उनके मास भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. और वो इंडिविजुअल पार्टिकल में क्या डिवाइड होते हैं, जिस इंडिविजुअल पार्टिकल बोला जाता है एटम. और मैटर टाइनी पार्टिकल्स का बना है जिसे बोला जाता है एटम. ये बोला. और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए. फिर उसके बाद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्या स्टडी हुआ? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी हुआ कि चार्जेस भी होते हैं. देयर आर चार्जेस. एटम्स जब भी ब्रेक होते हैं तो वो अपोजिट चार्जेस पैदा करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज. जैसे मैंने बताया था लेमन जूस में, ऑरेंज जूस में अगर आप कोई सर्किट डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दो वायर्स डालते हैं पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, तो बल्ब ग्लो होता है बिकॉज उसके अंदर एसिटिक एसिड, उसके अंदर सिट्रिक एसिड, ये सब चीजें होती हैं. और एसिड का ब्रेक होके H पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं. H पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं और वो पॉजिटिव आयंस क्या कैरी करेंगे? फिर बिजली को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कैरी करेंगे. और ड्राई कॉम को जब हम रब करके उससे पेपर के बिट्स उठाते हैं तब भी क्या होता है? ड्राई कॉम भी चार्ज हो जाता है. और ग्लास रॉड है, सिल्क क्लॉथ से अगर ग्लास रॉड को रब करेंगे तब भी क्या होगा? उसमें भी चार्ज बन जाएगा. यानी एटम भी डिवाइड हो सकता है. ये जो पॉइंट है एटम इंडिविजिबल है, ये मतलब ट्रू नहीं है. एटम डिवाइड हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है. प्रोटॉन्स. गोल्डस्टीन ने क्या कहा? 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रेजेंस किया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, और इन पार्टिकल्स को उसने बोला प्रोटॉन्स. और जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकले, उन्हें क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स. और पॉजिटिव वालों को क्या बोला? प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स का सिंबल क्या है? पी प्लस. पी पर एक चार्ज प्लस लगा दो तो दैट इज प्रोटॉन सिंबल. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का सिंबल कैसे बनता है? ई माइनस. स्मॉल ई लिखो, ये स्मॉल पी है, वो स्मॉल ई होता है. इस पे प्लस चार्ज है, उस पे क्या होगा? माइनस चार्ज. ये पॉजिटिवली इनका चार्ज होता है पॉजिटिव इक्वल टू +1. They are positively charged. Second point, and charge is equal to +1. उनका -1. इनका -1. और इधर Mass of proton is 2000 times of that of electron. पर इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन. मतलब प्रोटॉन थोड़ा सा हैवियर होता है, 2000 टाइम हैवियर होता है. इलेक्ट्रॉन यानी साइज में बहुत छोटा, प्रोटॉन थोड़ा साइज में बड़ा है. उसका मास भी 2000 गुना है किसके? इलेक्ट्रॉन के मास से. और इसीलिए इसको बोल देते हैं एक यूनिट मास. क्या ये बोल देते हैं? 1 यूनिट मास. ठीक है. इलेक्ट्रॉन का मास से 2000 टाइम बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, ना के बराबर. मतलब वो तो बहुत छोटा हो गया. फिर ऑलरेडी तो पहले पार्टिकल्स क्या है? ये न्यूक्लियर मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल है. एटम से भी छोटे पार्टिकल. एटम ही कितने छोटे छोटे होते हैं? नैनोमीटर्स में, एंगस्ट्रॉम में जो हमने उनकी लेंथ लिखी है. प्लस उनके भी अंदर के पार्टिकल है ये.
और प्रोटॉन 2000 गुना ज्यादा टाइम मास रख रहा है और इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा जिसे हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, नेग्लेजिबल मास हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ो इसे। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्या पता चला, Thomas invited the electrons. These are one of the इन्वेंटेड construction. किया। कैथोड रे ट्यूब से सिर्फ प्रोटॉन ही इन्वेंट नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वेंट हुए। इलेक्ट्रॉन को सिंबल क्या दिया, इलेक्ट्रॉन को -1 एंड नेगेटिवली चार्ज, कितना चार्ज है उसमें, -1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेग्लिजिबल है। पढ़ो लास्ट लाइन, mass of electron is negatively नेग्लिजिबल, इट इज अप्रोक्सीमेटली equal to 1/2000 of the प्रोटॉन के 1 से 2000वां हिस्सा है। अभी तो पढ़ा ना हमने, प्रोटॉन का तो 2000 टाइम्स है, और इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो 1/2000। एक इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो 1/2000 करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है बेटा? क्या क्या पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हम इनके? यस मैम, यस मैम। तो अब आप ये वाले स्लाइड, कोई भी एक बच्चा पढ़े ये वाली स्लाइड। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, ड्राई फोम को, ये वाला हम समझ चुके हैं वाली स्लाइड, कि जब हम किसी भी सूखे हुए कॉम्ब से अगर अपने बालों को, सूखे ड्राई हेयर्स को, हमारे बाल भी सूखे, उनमें ऑयल नहीं है, और हम उनको रब करते हैं, तो अगर हम उनसे कुछ चीज उठाते हैं तो वो उठ जाती है, पेपर्स वगैरह। सिल्क क्लॉथ को अगर ग्लास रॉड से रब करते हैं तो चार्ज जाता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ना है, डाल्टन पोस्टुलेट भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने स्लाइड्स आगे की तरफ की पीछे की तरफ मोड़ दी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। न्यूट्रॉन पढ़ना है अब। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, Neutrons. रीड करें जिया, विदिशा, देवांश, Ma'am, I have a question. चेतना, यू कैन रीड, Okay, ma'am, great. रीड In इट। 1932, ma'am, I have a question. हाँ बोलो बेटा, सही है, बोलो चेतना। 1932 में कौन, किसने किया, जेम्स चैडविक। In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle known as neutrons. Neutrons are indicated with N. Charge of neutrons is 0. Mass of neutrons is slightly greater than mass of proton. It was also taken as 1 unit. यस, सो आपने पढ़ा कि जेम्स चैडविक ने 1932 में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसे बोला गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या था, स्मॉल एन। से प्रोटॉन में स्मॉल p प्लस लगा दिया था चार्ज, इलेक्ट्रॉन में e माइनस लगा दिया था चार्ज, -1 और +1। इलेक्ट्रॉन का तो -1, प्रोटॉन्स का +1। पर न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं लगाते हैं। न्यूट्रॉन क्या है, जीरो चार्ज का होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए बोला गया। न्यूट्रल कुछ चीज होती है, जैसे हम कुछ किसी चीज को वोटिंग करा रहे हैं, कोई दोनों कोई सेम वोट दे रहा है, तो क्या हो गया, वो तो दोनों की तरफ से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अगर उसका ना पॉजिटिव चार्ज है ना उसका नेगेटिव चार्ज है, तो उसका चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल, जीरो चार्ज रहेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, से थोड़ा ज्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन, जस्ट लिटिल स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन। इट वाज टेकन 1 यूनिट, पर इसको भी इसलिए थोड़ा सा ही फर्क है इसमें, इसलिए कितना यूनिट मास लेते हैं, 1 यूनिट मास। इसका भी +1 लेते हैं, क्या लेते हैं, +1। तो 3 पार्टिकल पढ़े हमने, इलेक्ट्रॉन पढ़ा, उसका मास क्या पढ़ा हमने, नेग्लेजिबल, मतलब उसका 0 मास मान सकते हैं। प्रोटॉन का पढ़ा +1, और इसका न्यूट्रॉन का पढ़ा +1। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसका 1/2000 है प्रोटॉन की मास की, इसलिए नहीं ले रहे, उसका मास नेग्लेजिबल है, 0 ले रहे हैं। पर इसका क्या 0 है, न्यूट्रॉन का, इसका चार्ज 0 है, का चार्ज 0 है। प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1। पी से प्लस याद रखो, पी से प्लस याद रखो, पी से प्रोटॉन याद कर रखो,
और p से उसका +1 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में माइनस मास तो 0 है पर चार्ज क्या है -1, नहीं। जस्ट अपोजिट है प्रोटॉन -1। और न्यूट्रॉन 0 है, 0 क्या है उसका चार्ज, ना वो +1 है ना वो 0 है, और उसका मास कितना है +1। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहता है? व्हाट डज थॉमसन मॉडल से टू? टेल मी, हु विल रीड थॉमसन मॉडल? Thomson model of an atom is similar to प्लम पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग। क्रिसमस पुडिंग जो बनाते हैं, केक बनाते हैं क्रिसमस में, तो उसकी तरह दिखता है थोड़ा सा थॉमसन मॉडल। वो बोलता है कि अगर हम फ्रूट की केक बना रहे हैं और उसमें कहीं पर स्ट्रॉबेरी, कहीं पर एप्पल का पीस, कहीं पर आपका ग्रेप्स का, फ्रूट का केक बनता है, उसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। तो थॉमसन मॉडल भी यही बोलता है कि जब हमने एक पुडिंग बनाई है क्रिसमस में जो हम सबको बांटेंगे, उसकी तरह ही हमारा कोई एटम है कि उसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं क्रिसमस पुडिंग में, सीड्स होते हैं, अलग अलग नट्स होते हैं, वो क्या होगा, स्प्रेड होंगे, सब जगह बराबर स्प्रेड होंगे। उसका बैटर जब बनाएंगे, उसे बेक जब करेंगे, तो हम जहां से भी कट करेंगे केक को, उसमें हमें थोड़े से प्रोटॉन, थोड़े से न्यूट्रॉन और थोड़े से हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पॉजिटिव चार्ज में फैले हुए रहते हैं। क्रिसमस पुडिंग लाइक सीड्स, जैसे वाटरमेलन के, जैसे कि तरबूज में लाल तरबूज होता है, तो रेड कलर उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन्स। ब्लैक ब्लैक सीड्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन। के प्रोटॉन के पूरे रेड वाले में, वाटरमेलन में सीड्स ब्लैक ब्लैक क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये एक मॉडल बनाया कि हम सर्कल बना दें, सर्कल में हम शेड कर दें, तो शेड रीजन में, ज्यादा रीजन में तो प्रोटॉन है, और बीच बीच में अगर हम गोले गोले से ब्लैक ब्लैक से बना दें, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लम पुडिंग मॉडल ये बोलता है। और एटम न्यूट्रल है, चार्ज, एटम इज न्यूट्रल। टोटल इसीलिए क्या हो जाता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, क्यों, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज फैला है उतना ही उसमें क्या फैला है, नेगेटिव चार्ज। तो एटम अकॉर्डिंग टू द थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम क्या था, न्यूट्रल था। इट इज न्यूट्रल बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे। ये है प्लम पुडिंग मॉडल का डायग्राम, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि पॉजिटिव स्फीयर है पूरा, गोले में पूरा जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज व्हाट पॉजिटिव चार्जेस, एंड जो आपका बीच बीच में जो माइनस के सिंबल्स दिखा रखे हैं, दैट इज द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हाँ चेतना बोलो। एनी क्वेश्चन? मैम आई वांट टू आस्क दैट, मैम आई वांट टू आस्क दैट, मैम आप जो ग्रीक फिलोसोफर्स ने स्टेटमेंट दी कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, और मैम अभी इसमें ये पढ़ा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, तो मैम वो तो डिवाइड हो सकता है, न्यूट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, उनके बेसिस पे तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। यस, तभी तो डिस्कवरी हुई कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा है कि वो डिवाइड हो सकता है, और उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जो हमने सबसे इससे पहले जो स्लाइड्स में देखा है कि प्रोटॉन्स भी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए थे, और इलेक्ट्रॉन्स भी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुए थे। तो एटम के स्ट्रक्चर में ये दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एटम डिवाइड हो जाते हैं जब उनके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हम रबिंग ऑफ कॉम कर रहे हैं उसका भी बताया ना हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है, क्योंकि रबिंग ऑफ कॉम से क्या, दो अपोजिट तरह के चार्जेस निकलते हैं, निकलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब हम किसी भी जूस में, यानी कि एसिडिक जूस में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उससे करंट डाल रहे हैं, तो वो भी किसमें ब्रेक हो रहा है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में। ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर हो, और होते ही हैं। फिर हमने देखा प्रोटॉन की प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव 1 चार्ज है, और मास भी क्या है 1, और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, उसका मास तो 0 है पर उसका चार्ज क्या है, +-1।
और न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है पर उसमें मास क्या है, +1। अब थॉमसन की प्रपोज्ड द मॉडल, थॉमसन ने क्या मॉडल बोला है, ये पढ़ो, इसको रीड करो आगे, रीड इट। Positively charged. थॉमसन ने बोला एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या बीच बीच में एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब दे आर प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चीज सब जगह यूनिफॉर्मली फैला होना, स्प्रेड होना, उसे क्या बोलेंगे, एम्बेडेड। तो एटम तो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फैले हुए हैं, यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, सब जगह बराबर बराबर फैले हुए हैं। तो इस वजह से दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गए हैं और एटम इलेक्ट्रिकली क्या बन गया है, न्यूट्रल बन गया। एटम इज फॉर्म्ड एज न्यूट्रल। इज इट क्लियर? यस। ड्रॉबैक्स क्या है Yes, इसके? ma'am. What are the drawbacks? It could not explain the results of अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, ये ड्रॉबैक थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा रे एक्सपेरिमेंट्स। थॉमसन से वो बातें नहीं पता चल पाएंगी, थॉमसन के मॉडल से, कि न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं। ये इसने क्या बोला था, सेंटर में भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरफ लेफ्ट तरफ भी इलेक्ट्रॉन है, राइट तरफ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सब जगह है, इसने बोला था। पर अल्फा रे एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था, कि अल्फा रे ने ये बोला था कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एक पूरा सर्कल होता है एटम, बीच में उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं और ये सारा मास रखता है, इसी में सारे एटम का मास होता है। और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कहीं कहीं पे बाहर बाहर होते हैं। अल्फा रे एक्सपेरिमेंट ने कहा था इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बहुत दूर दूर घूम रहे होते हैं एक दूसरे से, और इसमें बहुत खाली जगह होती है, एटम में बहुत खाली जगह होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन को थॉमसन प्रूव नहीं कर पा रहा था, ये उसका ड्रॉबैक था, दिस वाज द ड्रॉबैक। अब स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, अब रदरफोर्ड मॉडल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। Anyone, any student can read the points of the structure of Rutherford model. थोड़ा सा लाउडर पढ़ना है आपको। बुक भी है आपके पास, बुक में भी देख रहे हो आप, यहाँ पॉइंट्स हैं, उस पावर पॉइंट से पढ़ सकते हो बेटा, रीड इट। वुमेन पढ़ेगी तो वुमेन पढ़ेगी, पढ़ना। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. उसने गोल्ड का फॉइल यूज किया इसके लिए, मतलब गोल्ड होता है, गोल्ड के एटम्स होते हैं, उसका जितना पतला हो सकता है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जितना पतला हो सकता है उतना पतला फॉइल बनाया गोल्ड का उसने, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड भी साइंटिस्ट का नाम है। फिर उसने क्या करा, A particles, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल सिंबल किसका है, अल्फा। alpha particles are doubling charged helium since they have a mass of 4u, the fast moving. अल्फा पार्टिकल, Alpha particle have a considerable amount of energy. अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डबली चार्ज, मतलब 2 चार्ज होता है उनका, +2 चार्ज के हीलियम आयंस। हीलियम वाला एटम होता है, कौन सा एटम होता है, हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है बेटा, हीलियम का सिंबल होता है He, पहला कैपिटल H, दूसरा स्मॉल, और डबली चार्ज मतलब, और ये इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका मास नंबर 4 है। 4u लिखा है ना, 4u मतलब 4 एटॉमिक मास, तो ये इसका सिंबल बन गया 2He4, 2He4। इन पार्टिकल्स को लिया इसने, अल्फा पार्टिकल्स को लिया, जो कि डबली चार्ज तो थे, 2 चार्ज वाले थे और 4 मास वाले थे। इन अल्फा पार्टिकल को इसने बहुत फास्ट मूविंग
एक गन ली जो फास्ट मूविंग से इस अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम बना के भेज रही थी किसकी तरफ, गोल्ड फॉइल की तरफ। गोल्ड फॉइल की तरफ बॉम्बार्ड हो रहे थे अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज एक्सपेक्टेड that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom since the alpha particles were much heavier than a proton. He did not expect to see large डिफ्लेक्शन। अल्फा पार्टिकल को उसने इसीलिए यूज किया था और ये सोच के यूज किया था कि अल्फा पार्टिकल जरूर इस गोल्ड फॉइल के सब एटॉमिक पार्टिकल तक पहुंचेंगे और उनको क्या करेंगे, उनसे डिफ्लेक्ट होंगे, उनसे टकराकर वापस आएंगे। और इनमें +2 का चार्ज था, तो ये इससे पता लगाना चाह रहा था कि क्या कोई एटम के अंदर, मैटर की शीट के अंदर, गोल्ड की शीट के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट करता हो या अल्फा पार्टिकल को सेम चार्ज से 180 डिग्री वापस भेज देगा। मतलब उसकी लाइट आएगी तो सही पर पार होके नहीं जा पाएगी, वापस 180 डिग्री बाउंस हो जाएगी। जैसे हम दीवार में एक बॉल फेंकते हैं और दीवार पे बॉल लगकर वापस हमारी तरफ ही आ जाती है, थर्ड लॉ पे कल देखा था। वो यही चाह रहा था कि मैं अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करके देखता हूँ फॉइल पे, क्या वो अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम वहां स्ट्राइक करके वापस मेरे ही मीडियम में आ जाएगी, वापस के नहीं आएगी। और वो सारे के सारे डिटेक्टर से वो डिटेक्ट कर रहा था कि कितने 100 अल्फा पार्टिकल फेंके हैं तो उनमें से कितने पार्टिकल 180 डिग्री वापस आए हैं, कितने पार्टिकल पार निकल गए हैं गोल्ड फॉइल से, कितने पार्टिकल्स कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, 30 डिग्री से आए हैं, 40 डिग्री से आए हैं। तो ये चीज, ये जो सर्कल सर्कल आपकी बुक में बने हुए हैं, ये गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं। ये जो सर्कल सर्कल है ये सारे क्या है, गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं। और ये जो एरोज आपको दिखा रही हैं ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। द सेम इमेज इज शोन इन योर एनसीईआरटी। ये गोल्ड रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट है, ये सेम इमेज यहाँ ये वाली एनसीईआरटी में भी है कि आपके ये जो सर्कल है ये गोल्ड एटम है, ये सारे गोल्ड एटम है, इतनी थिन शीट है कि एक एक गोल्ड एटम एक एक लाइन में आ गया है। और जब आप अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहे हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो खाली जगह से निकल रहे हैं एटम की, ये देखो ये खाली जगह से निकला है, ये खाली जगह से निकला है, ये खाली जगह से निकला है, तो वो तो स्ट्रेट चला जाता है। जो खाली जगह से निकलता है वो तो कहाँ चला जाता है, स्ट्रेट चला जाता है। पर जो बिल्कुल सेंटर पे हिट करता है, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे हिट करता है, क्योंकि हर एक एटम के, गोल्ड एटम का सेंटर भी है एक सेंटर जो काले डॉट से दिखा रखा है, ब्लैक डॉट से, तो ये सेंटर है। जो जो सेंटर पे हिट कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कुछ तो 180 डिग्री भी वापस आए हैं, कुछ क्या हुआ है बिल्कुल सेंटर पे गए हैं तो 180 डिग्री से भी वापस आए हैं। तो उसने कहा कि 180 डिग्री से तो तभी कोई चीज वापस कर सकता था कि अगर सेंटर भी क्या होता, पॉजिटिवली चार्ज, सेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता। तुम सोचो कि वो तो अल्फा पार्टिकल को भेज रहा है और इतना पतला सा गोल्ड फॉइल उसे वापस भेज दे रहा है, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा वजन भी होना चाहिए, सेंटर में बहुत ज्यादा मास भी होना चाहिए। तो इसने इस वाले से तो अल्फा स्ट्रीम भेजी, ये देखो कॉलीमेटर शील्ड, लेड की कॉलीमेटर शील्ड है, उससे अल्फा पार्टिकल भेज रहा है। ये गोल्ड फॉइल है, इसका सेंटर में क्या रखा हुआ है, गोल्ड फॉइल। और एक इसने यहाँ पर एक शील्ड बना दी ये देखने के लिए कि कौन कौन से एंगल से अल्फा पार्टिकल आकर टकरा रहे हैं। एक शील्ड बना दी जो सेंस कर सकती थी अल्फा पार्टिकल्स को, और वो एंगल कैलकुलेट कर लेता था कि इसमें तो 60 डिग्री है, और अगर वापस इसी पाथ पे आ रहा है तो 180 डिग्री है, और अगर यहाँ तक जा रहा है तो बिल्कुल कम से कम पूरा क्रॉस हुआ है। क्या हुआ है, पूरा क्रॉस। तो यानी कि कुछ मैटर में हर एक एटम में क्या होती है, उसने कंक्लूजन्स क्या दिए, हर एक एटम के सर्कुलर स्फीयर में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है एम्प्टी स्पेस होती है। और उसी एम्प्टी स्पेस से जो पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल के, वो स्ट्रेट चले गए थे। क्या चले गए थे, स्ट्रेट चले गए थे वो। जैसे कि हम अगर सॉलिड दीवार पे ना बैठे, मतलब सॉलिड दीवार पे ना मारे बॉल को, हम भी क्या करें, हमारे सामने ऐसे तार बंधे रहे, एक यहाँ पर एक पिलर लगा है, एक यहाँ पे पिलर लगा हुआ है, एक यहाँ पर ऐसे तार बांधे हुए हैं हमने, ठीक है, आयरन के तार बांधे हुए हैं। और अब यहाँ बैठ जाए, हम यहाँ बैठ जाए और यहाँ से बॉल मारे। जब बॉल मारेंगे तो कुछ बॉल तो तार से लग के वापस आ सकती हैं, कुछ बॉल इनके बीच की जगह में से निकल के आगे जा सकती हैं, इस तरह से होगा, ठीक है।
तो सारी की सारी बॉल हमारी तरफ वापस नहीं आएंगी, ज्यादा से ज्यादा बॉल्स क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी, क्योंकि वो तार के बीच की स्पेस में से निकल जाएंगी। पर अगर श्योरिटी क्या है, श्योरिटी ये है अगर कोई बॉल वापस आ रही है यानी कि वो तार पे ही लगी है और उस तार की वजह से, वो वायर की वजह से वो वापस आ रही। यानी कि जब उसको अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस आते थे तो वो कहता था ये तो किसी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल चीज से टकरा के आए हैं जो पॉजिटिवली चार्ज भी है और जो हैवी भी है। क्या है? हैवी। हैवी। तो ये सोचता था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस, अब क्या दिए हुए हैं रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस। Are the observations clear to you? You have to read them. कोई एक बच्चा रीड करे ऑब्जर्वेशंस को। 3 ऑब्जर्वेशंस हैं इसके। Most of the fast moving a particle passed straight through the gold foil. सबसे ज्यादा, जैसे 100 में से मान लो 75 अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट ही चले जाते थे। दे पास थ्रू स्ट्रेट, क्योंकि वो किसकी जगह से जा रहे थे? खाली जगह। खाली जगह से जा रहे थे, वो स्ट्रेट चले जाते। सेकंड क्या था? Some of the particles were deflected by the foil by small angles. स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ पार्टिकल कितने एंगल से टकरा रहे थे? बहुत छोटे एंगल से टकरा रहे थे। थर्ड पॉइंट, Surprise single, one out of every 12,000 particle appeared to rebound. मतलब सरप्राइजिंगली एक पार्टिकल 12,000 में से पूरा रिकॉइल होता था। रिकॉइल मतलब पूरा उसी मीडियम में आता था जिस मीडियम से वो फायर किया गया है। बिल्कुल रिबाउंड होता था, मतलब वो वहां नहीं जा पाता था, दूसरी तरफ, इसी तरफ आ जाता था टकरा कर। तो वो किससे टकराता था? इसका मतलब न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से टकराता था, तभी हो सकता है ऐसे। अब रदरफोर्ड के कंक्लूजन क्या क्या थे? व्हाट वर द कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड? Ma'am, can I read? हाँ, रीड करो। Ma'am, can I read? यस, रीड। Most of the space red fault considerations. Most of the space inside the atom is empty because most of the A particles pass through the gold foil without getting deflected. Yes, most of the Very space inside the atom is empty. ये कंक्लूजन दिया उसने रदरफोर्ड ने कि बहुत सारी जगह एटम में एम्प्टी थी, क्योंकि बहुत सारे ए पार्टिकल नहीं, अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गए थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के, इसीलिए एटम की काफी स्पेस क्या होती है? एम्प्टी होती है। अब सेकंड पॉइंट, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom appears very little space. बहुत कुछ पार्टिकल ही थे ऐसे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स थे ऐसे जो कि डिफ्लेक्ट होते थे अपने रास्ते से, वो चेंज हो जाते थे क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज एटम से, उसके न्यूक्लियस से टकरा रहे थे, उसके पास से गुजर रहे थे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद भी क्या होते हैं? खुद भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और तुम्हें पता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ से भी अल्फा पार्टिकल आ रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और इधर न्यूक्लियस से टकराया वो, ये एटम का न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल का, ऐसे वापस चला गया। डिफ्लेक्ट यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो गया। तो कुछ ही पार्टिकल, पॉजिटिव स्पेस बहुत छोटी है, कम जगह पर है पॉजिटिव। A very small fraction of a particle deflected A by very small fraction of a particle were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. एटम में बहुत कम सी जगह पर वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम में न्यूक्लियस होता है, इसीलिए बहुत ही कम पार्टिकल होते हैं जो 180 डिग्री से वापस आते जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे हिट होते। तो आपको समझ में आया रदरफोर्ड ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया? एक तो उसने अल्फा पार्टिकल भेजे हैं, किसकी तरफ भेजे हैं? गोल्ड फॉइल की तरफ भेजे। गोल्ड फॉइल के सारे एटम्स में काफी जगह क्या है? खाली है। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए गोल्ड फॉइल से बाहर, दे गो थ्रू स्ट्रेट
out of the out of the gold foil. Some of the particle which are passing through the nucleus, they deflect by small angles, and very few, one in the 2000 में या फिर 1000 में एक पार्टिकल ऐसा है जो कि पूरा 180 डिग्री से वापस आ रहा है, यानी कि वो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे गया है। किस पे गया है? डायरेक्ट न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड का न्यूक्लियर का मॉडल, उसने इससे क्या दिया? एक मॉडल दिया। इसने पूरे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स का निचोड़ क्या था? इस पूरे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन था कि वो एक मॉडल देगा। क्या देगा? एटम कैसा होता है वो बताएगा। तो उसने एटम के लिए क्या क्या पॉइंट बताए? एटम के न्यूक्लियर मॉडल के Positively charged इन द सेंटर ऑफ एन एटम is called nucleus. कि न्यूक्लियस के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज का सेंटर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस चार्ज का सेंटर रहता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का। कहाँ रहता है? किसके सेंटर में रहता है? एटम के सेंटर में रहता है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला उसने? Nearly all the mass of an atom resided. nearly all the mass of an atom resides सारा का सारा in मास the किसके अंदर nucleus. होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सारा का सारा मास कहाँ होता है? Nucleus. साइज Nucleus. साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। एटम के साइज के कंपेयर करें, न्यूक्लियस का साइज क्या है? बहुत ही छोटा। वेरी स्मॉल। 1 लाख टाइम्स है एटम के साइज के लिए। कितना छोटा है? 1/लाख। मतलब लाख हिस्से करेंगे, अगर 1 यूनिट के लाख हिस्से करेंगे, उतना छोटा क्या होगा एटम का न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसने क्या कहा? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में। कौन से पाथ में? सर्कुलर। ये 4 पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट। ये क्या है? मॉडल है रदरफोर्ड के न्यूक्लियर के मॉडल। ये आपको स्लाइड जितनी मैंने अभी तक कवर करी है, ये आपको कॉपी में लिखनी है। इस चैप्टर की स्लाइड्स है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन में हमने क्या डिस्कस किया कि इंडियन साइंटिस्ट क्या कहते थे कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? परमाणु। Atom. उनके कोई एटम नाम की चीज नहीं थी, वो क्या बोलते थे? उसको परमाणु बोलते थे। परमाणु। ग्रीक क्या बोलते थे? एटम्स बोलते थे कि सबसे छोटी पार्टिकल जो और डिवाइड नहीं होती वो एटम है। फिर क्या बोला हमने? फिर हमने बात करी कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखते हैं नेचर में। ये जब हम ड्राई कॉम को भी ड्राई हेयर्स में रब करते हैं तो चार्जेस बनते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को किसी सोल्यूशन में पास करते हैं तो चार्जेस बनते हैं। दैट मीन्स एटम भी, मैटर भी क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। कितने में ब्रेक हो सकता है? 3 पार्टिकल में ब्रेक हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया। चैडविक ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए 1886 में। कैथोड रे से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ये भी कैथोड रे से हुआ, ये भी कैथोड रे से हुआ, प्रोटॉन्स भी। और चैडविक ने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए। चैडविक ने क्या डिस्कवर किए? न्यूट्रॉन्स। तो 3 पार्टिकल्स हमने इनके बारे में पढ़ा, तो ये आप लिखेंगे इससे। फिर क्या पढ़ा हमने मैम? बारे में जानने के बाद? मैम हाँ मैम एक बार अपनी स्लाइड्स भेज देना मैम ग्रुप पे। हाँ, स्लाइड्स भेजेंगे ग्रुप पे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके मैम। थॉमसन मॉडल का स्ट्रक्चर पढ़ा पहले, प्लम पुडिंग मॉडल जिसे कहते हैं। ये डायग्राम आपको दिखा रखा है। फिर हमने ड्रॉबैक देख लिया इसका। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। ये डायग्राम बनाना है आपको रदरफोर्ड का एनसीईआरटी में से, ठीक है? पूरा नहीं बना पाओगे, ये बनाना है सिर्फ रदरफोर्ड के मॉडल में से। क्लियर? यस। और थॉमसन मॉडल वाला डायग्राम भी बना। कौन से वाला मैम? लेफ्ट वाला ना राइट वाला? लेफ्ट वाला जो मैम राइट वाला बनाना, लेफ्ट वाला बेटा, राइट वाला जो पेज नंबर 40 पे है बुक में से देख लेना। बुक में से जो डायग्राम मैच हो वो बनाना है। ये वाला बनाना है, ये भी बुक में दिया हुआ है थॉमसन मॉडल, ठीक है? ओके मैम। ओके। और फिर आपको क्या लिखने हैं?
रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड का कंक्लूजन, ये सब लिखना है। दिस यू हैव टू राइट। आज हम Okay, ma'am. इन स्लाइड्स तक जहां तक किया है वो मैं आपको शेयर करूंगी। रदरफोर्ड कंक्लूजन, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल यहाँ तक किया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल यहाँ तक हो जाए आपकी कॉपीज में। आफ्टर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के Okay, ma'am. एनसीईआरटी क्वेश्चन के बाद। क्लियर? सो आई एम एंडिंग योर नेक्स्ट क्लास। मैम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर मैम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर फिनिश हो गया है एनसीईआरटी क्वेश्चन के बाद। ठीक है, मैम वी डोंट हैव टू डू चैप्टर मैप। चैप्टर मैप मैं भेज दूंगी आपको। आई विल सेंड चैप्टर मैप। Okay, ma'am. ओके मैम। ठीक है।